नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की। क्लास नंबर है आपकी 3, अध्याय है चौथा, चैप्टर 4, जिसमें हम बात करेंगे सेक्शन 30 से लेके 34 तक। ठीक है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं भाई, अभी आपने ना देखी हो आप लोग देख सकते हैं। BNS भारतीय न्याय संहिता पूरा समाप्त करा दिया है, जो आपका 8 नंबर का आता है। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है BNS क्लास, BNSS क्लास, BSA की चार्ट वाली क्लास भी हो गई है। तो ये प्लेलिस्ट बनी है, इन्हीं में क्लासें पहुंचती रहती हैं। अगर नहीं ली हैं तो उनको क्लास को आप लोग जरूर ले लें, पढ़ाई की शुरुआत कर लो। अब आपको किसी का इंतजार नहीं करना है, टारगेट सिर्फ अब आपको 30 नवंबर को एग्जाम का रखना है। ठीक है, अब किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। शुरू करते हैं क्लास हमारी। तो भाई बात चल रही है यहाँ पर, अध्याय चौथा है, 4th चैप्टर है। किससे संबंधित है तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता, मतलब पुलिस को सहायता, मजिस्ट्रेट को सहायता कैसे मिलती है, और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की क्या शक्तियां हैं, क्या उनको अधिकार प्राप्त हैं कानून की तरफ से, और वो लोग क्या कैसे कार्य करते हैं, क्या उनकी प्रक्रिया रहती है। तो ये सब कहाँ हम लोग पढ़ते हैं, ये हम सब लोग पढ़ते हैं अध्याय 4 चैप्टर 4 में, जो कि आपका चैप्टर 4 कहाँ से कहाँ तक, तो भैया धारा 30 से धारा 34, मतलब सेक्शन 30 से सेक्शन 34 तक आपको पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले क्या है सेक्शन 30, धारा 30 क्या कह रही है भाई। धारा 30 पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित। आपका सेक्शन जो 30 है, धारा 30, जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको जो शक्तियां प्राप्त हैं, उनको जो शक्तियां दी गई हैं कानून द्वारा, उससे संबंधित है। सीधी बात हो गई। अब आगे, एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में अधिकारी की तरह कार्य कर सकता है, जिससे कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। मतलब सीधा ये कहा गया है कि ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं कि एक जो उच्च पद का अधिकारी होगा, पुलिस का अधिकारी, वो अपने अधिकार क्षेत्र में जितने भी उसके थाने आ रहे हों, चौकी आ रही हों, वहां पर वो एक अधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है। जैसे कि आपका कोई एक क्षेत्र का सीओ है, अब एक सीओ के अंडर में कुछ थाने भी आ रहे हैं, चौकी भी आ रही हैं, तो वो किसी भी थाने या चौकी में जाकर कानून से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया कार्रवाई कर सकता है। क्यों कर सकता है? जिससे कि क्या है, जिससे कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, जिससे कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। मतलब वहां जाकर ये इंतजार ना हो कि फलाने दरोगा जी अभी मौजूद नहीं है तो ये प्रक्रिया नहीं हो सकती है, तो फलाने दरोगा जी की जगह सीओ साहब जो है उनकी जगह लेकर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। इसीलिए कहा गया है क्या, वरिष्ठ अधिकारी, वो जो वरिष्ठ अधिकारी होगा वो अपने से नीचे वाले अधिकारी या अपने से नीचे वाले कर्मचारी का स्थान लेकर अपने कार्य को कर सकता है, जिससे कि प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 31। देखिए, नेक्स्ट सेक्शन से पहले आप लोग ये देखिए कि जो लोग पीडीएफ को लेकर परेशान हैं, तो भाई PDF 20 लिखें और इस नंबर पर एक मैसेज कर दें, 84 30 40, और ये आपका 63 88 8430406388 नंबर पर PDF 20 लिखकर मैसेज कर दें, तो आपको PDF वाले एक कम्युनिटी जो है उससे जोड़ दिया जाए, वो प्रक्रिया आपको पता चल जाए। ठीक है, तो सेक्शन हमारा कौन सा है? सेक्शन हमारा है 31। 31 की बात चल रही है हमारी। एक मिनट जरा देखते हैं। हाँ, ये रहा आपका सेक्शन 31। धारा 31 अब क्या कह रही है? 30 तो हम देख ही चुके। धारा 31 कह रही है कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। ये धारा जो आपकी 31 है, सेक्शन 31, ये संबंधित है कि जनता हुई या जनता जो है कब पुलिस या मजिस्ट्रेट की सहायता करेगी, इससे संबंधित है। रेड कलर ले लेते हैं क्योंकि उसमें मजा नहीं आ रहा। देखो रेड दूर से दिख रहा है ना। हाँ ठीक। तो इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी पुलिस अधिकारी हुआ, पुलिस कर्मचारी हुआ या मजिस्ट्रेट हुआ, उसकी सहायता करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। अगर आपको कोई जानकारी है, अगर आपके सामने कोई अपराध हो रहा है, आप उसकी जानकारी देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। आपसे वह जानकारी ली जाए या आप वह जानकारी स्वतः दें। ये बात यहाँ की गई है आपकी धारा 31, BNSS की धारा 31 में की गई है। जैसे कि गिरफ्तार करवाने में, शांति भंग होने से रोकने में, सरकारी संपत्ति नुकसान होने से रोकने में, भागने से रोकने में, कोई अपराधी भाग रहा है उसको रोकने के लिए अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं,
तो ये आपका उत्तरदायित्व तो आप उसको रोकें। अगर आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा है, सरकारी संपत्ति होने को नुकसान कोई पहुंचा रहा है, आप उसकी सूचना दे सकते हैं, ऐसा कार्य करने से रोक सकते हैं। गिरफ्तार करवाने में अगर कोई व्यक्ति, पुलिस मान लो किसी के पीछे पड़ी है और वो आपके सामने से निकल गया है, तो आप पुलिस को बताएं कि अभी अभी ऐसा उक्त व्यक्ति यहाँ से निकल कर गया है, तो ये इसमें भी आप मदद कर सकते हैं। ठीक है, शांति भंग होने जैसी कोई अगर कहीं समस्या दिखाई पड़ रही है आपको, तो उसको सूचना देकर, तो कई प्रकार के समाज में कई प्रकार की चीजें हुआ करती हैं जिसमें हम जानबूझकर और अनजाने में कई प्रकार से अधिकारियों की, पुलिस कर्मचारियों की मदद करते रहते हैं। तो ये मदद करना अच्छी बात है, और दूसरा क्या है, हम कानूनी रूप से इस मदद करने के लिए बाध्य भी हैं। ये कौन कहता है? ये कहता है हमारा BNSS की धारा 31 सेक्शन 31 कहता है। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या कह रहा है भैया? धारा 32 सेक्शन 32, पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता प्रदान करना जो वारंट का निष्पादन, मतलब प्रक्रिया पूरी करने के लिए कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अन्य सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी, जैसे मान लो पुलिस नहीं, पुलिस के अलावा भी अगर कोई व्यक्ति जो है, जो वारंट लेकर आया है, वारंट जैसी प्रक्रिया को पूरा कर रहा है, तो क्या है, तो उसकी भी हम सहायता करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस की सहायता करेंगे, पुलिस की वर्दी देख ली, ड्रेस देख ली तो उसकी सहायता कर रहे हैं, या कोई बैंक से कर्मचारी आया है, कोई नोटिस या वारंट लेकर, या कोई और गैर सरकारी कर्मचारी है जो वारंट लेकर आया है, तो उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, उसको नाम ही नहीं बता रहे हैं कि यह वारंट किसका है, इसका घर कहाँ है। ये व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है लेकिन झूठ बोल दे रहे हैं कि ये व्यक्ति पता ही नहीं है। कभी कभी तो वारंट जो लेकर आता है वो उसी व्यक्ति से पूछ बैठता है जिसका वारंट होता है, और वो साफ मना कर देता है कि पता नहीं इनका घर आगे जाकर है, या झूठ बोल देता है। तो ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया कि सरकारी कर्मचारी, पुलिस अधिकारी की मदद जो आप करते हैं, जाने अनजाने में करते ही रहते हैं। आपको अगर कोई गैर सरकारी भी कर्मचारी है जो वारंट वगैरह की प्रक्रिया को लेकर कार्य कर रहा है, तो उसकी भी आपको मदद करनी है। ये किस में दिया गया? ये आपका सेक्शन 32 धारा 32 में दिया गया है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट धारा देखते हैं। भाई धारा है 33 सेक्शन 33। क्या कह रहा है? कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना, मतलब कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनकी सूचना जनता द्वारा दी जा रही है। तो ये किससे संबंधित है? ये आपके सेक्शन 33 से संबंधित है। यह धारा नागरिकों का कर्तव्य बताती है कि अगर उन्हें कुछ गंभीर अपराध के बारे में पता चलता है तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दें। मतलब सीधी बात यह है कि सेक्शन धारा 33 कहती है कि यह नागरिकों का कर्तव्य बताती है कि अगर उन्हें कुछ गंभीर अपराध के बारे में पता चलता है या कोई ऐसी सूचना मिलती है तो तुरंत नजदीकी पुलिस या मजिस्ट्रेट को जरूर सूचना दें। ऐसा होता भी है, कहीं कोई ऐसा अपराध हो रहा होता है, कोई समस्या चल रही होती है, कहीं कोई अपराधी छुपा होता है, तो इसकी सूचना लोग दे दिया करते हैं पुलिस को। और लोग कहते हैं अरे किसी मुखबिर ने बता दिया। मुखबिर 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 शब्द यहीं से आता है, वो मुखबिर नहीं। ये भैया क्या है, सीधा सीधा सेक्शन 33 कह रहा है कि इसकी दें। ये तो एक क्या है, नागरिक होने कर्तव्य बता रही है धारा। ठीक है, तो ये आपको कौन कहता है? ये आपका कहता है सेक्शन 33। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 34 धारा 34। क्या कह रही है? गांव के मामलों से संबंधित है भैया। धारा जो 34 है वो गांव से जुड़े मामलों से संबंधित है। हम जहाँ रहते हैं, फिर वो चाहे शहर हो और चाहे महानगर हो, उसके आसपास कुछ छोटे कस्बे होते हैं, कस्बों के पास गांव होते हैं। सबकी जिम्मेदारी हर किसी के पास बटी होती है, तो गांव की जिम्मेदारी भी कई अधिकारियों के पास होती है। तो सेक्शन 34 जो है वो गांव के बारे में बात कर रहा है कि गांव के मामलों से संबंधित है। क्या संबंधित है? कि गांव के मामलों से संबंधित अधिकारियों के कुछ रिपोर्ट बनाने के कर्तव्य से संबंधित है। मतलब धारा 34 कहती है कि कुछ अधिकारी जो है जो गांव के मामलों की रिपोर्ट बनाते हैं, यह उनसे संबंधित है। कैसी रिपोर्ट भैया? यह धारा सुनिश्चित करती है कि गांव के मामलों की जानकारी सही समय पर अधिकारियों तक पहुंचे ताकि वे उचित कार्रवाई कर सकें। जैसे कि गांव जो होते हैं उनमें ज़्यादा अपराध हुआ करते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े ये सब होते रहते हैं। तो इन पर कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की नज़र रहती है कि गांव में एकदम से कोई अपराध तो नहीं हो गया, किसी की एकदम से मृत्यु तो नहीं हो गई। तो इन सब की एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। जो जिस मौजे का दरोगा होता है उसके अंतर्गत जितने गांव आते हैं वो वहाँ की जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उनको देखता है, उनकी एक रिपोर्ट बनाता है और उनकी एक रिपोर्ट बनाकर अपने ऊपर अधिकारियों को प्रेषित करता है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया जो है वो पूरी किससे होती है? सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग होती है। ये किस लिए होती है? सीधा सीधा लिखा गया है कि गांव के मामलों की जानकारी सही समय पर अधिकारियों तक पहुंचे ताकि वे उचित कार्रवाई कर सकें।
अगर कोई उचित कार्रवाई करने की बात होती है या कोई उचित कार्रवाई करनी होती है तो उचित समय पर उचित कार्रवाई हो सके, इसलिए उन लोगों को, अधिकारियों को रिपोर्ट दी जाती है। तो हमारा जो अध्याय 4 था वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम हमारा नेक्स्ट अध्याय बोले तो चैप्टर 5 को देखने वाले हैं। ये रहा आपका अध्याय 5, मतलब कि चैप्टर 5। इसको हम कहाँ तक पढ़ेंगे भाई? अध्याय मतलब सेक्शन 34, धारा 34 तक तो हम अध्याय 4 में पढ़ ही चुके हैं। अब अध्याय 5 आ गया तो यहाँ हम पढ़ेंगे सेक्शन 35, धारा 35 से सेक्शन 62, धारा 62 तक पढ़ने वाली है। ठीक है। अब सबसे पहले भैया पढ़ने वाले तो हैं, लेकिन ये संबंधित किससे है? ये व्यक्तियों की गिरफ्तारी संबंधित है। जो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुआ करती है उससे संबंधित है हमारा अध्याय 5, चैप्टर 5। ठीक है, जहां हम सेक्शन 35 से सेक्शन 62 तक पढ़ने वाले हैं। बड़ा अध्याय, बड़ा चैप्टर है, और यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपको संभवतः क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने में मजा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। नई नई जानकारियां मिलेंगी आपको यहाँ से। कुछ जानकारियां आप नई नई ले चुके हैं, कुछ यहाँ से मिलने वाली। देखो, पढ़ाई लिखाई इसीलिए जरूरी होती है। लॉ के क्षेत्र में आके अगर आपको जानकारी नहीं है तो भैया आपकी वकालत और आपका लॉ में जो प्रैक्टिस करने जाएंगे या आप जो LLB किए हैं वो सब बेकार है। लोग पूछने लगते हैं, बता पाते नहीं है, अपनी बेइज्जती कराते हैं और कुछ नहीं, और अपने के साथ साथ हमारी और कराओगे। तो इसलिए अब चीज़ें पढ़ते रहो, जानकारी लेते रहो। AIVE एग्जाम के साथ भी और AIVE एग्जाम होने के बाद भी हम आपके साथ बने रहेंगे। आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज को हम हमेशा इंक्रीज करते रहेंगे। तो इसलिए चैनल पर बने रहना है। पूरा AIVE 20 जो है आपका वो तो हम कवर करा ही रहे हैं, सब कुछ कराने वाले हैं। परेशान होना नहीं है, सब कुछ हमारे हाथ में है और आराम आराम सब चलता रहेगा। प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और मॉडल पेपर भी आप लोगों को हम देंगे, बिल्कुल पेपर जैसे पेपर। लेकिन अभी समय है तो कॉन्सेप्ट तो पढ़ लो, कम से कम चीज़ों के बारे में जान लो। सिलेबस देखा है आपने नया वाला? नहीं देखा, कोई बात नहीं, देख लिया तो भी अच्छी बात है। अगले वीडियो में सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, तो उसको देख जरूर लेना कि सिलेबस हमने क्या क्या करा दिया है और क्या क्या हम कैसे कराने वाले हैं। पूरी रणनीति उसमें आपको मेरी समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। अब क्या है भैया, सेक्शन जो हमारा, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, यही समस्या उत्पन्न कर देता है। सेक्शन जो हमारा 35, धारा 35 क्या कह रही है? धारा 35 कह रही है पुलिस कुछ मामलों में बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा अधिकार यह धारा से प्राप्त होता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें आजीवन कारावास जैसी सजा, मृत्युदंड जैसी सजा या 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान होता है। तो ऐसे मामले में पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होती, पुलिस जो है आपको सीधा गिरफ्तार कर सकती है। अब ऐसा अधिकार कौन देता है? तो ऐसा अधिकार जो है वो सेक्शन 35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 ऐसा अधिकार देती है। तो कभी ऐसे अपराध के चक्कर में कभी किसी पुलिस अधिकारी से बहस मत कर जाना कि वारंट दिखाओ, कि आपके पास वारंट है या नहीं है, अरेस्ट वारंट है या नहीं है। ये भी देख लीजिए कि अपराध किस तरह का है। तो ये कब पता चलेगा? तो ये तो तभी पता चलेगा जब हमसे जुड़े रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे, आप जानते रहेंगे। तो जो बड़े अपराध होते हैं उसमें क्या है, पुलिस डायरेक्ट बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और ऐसा अधिकार पुलिस को सेक्शन 35 देती है। इसमें इतनी चीजें पढ़ा देंगे भैया आपको कि इतनी पुलिस वालों को भी नहीं पता होंगी जितनी आपको पुलिस के बारे में पता चल जाएगी। बात समझ रहे हैं हमारी? ठीक है, समझ गए सेक्शन 35 धारा 35 क्या कह रही है? स्पष्ट रूप से समझ गए। इतनी सरल, आसान और शुद्ध हिंदी और अपनी भाषा में कोई नहीं समझा सकता आपको, ऐसा मुझे लगता है। एक हमारे साथी अधिवक्ता कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो हो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए वरदान हैं। तो भाई वरदान आप ही लोग हमें बनाएंगे, और हम चाहते भी हैं कि हमारे जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई समझाने वाला बताने वाला नहीं मिलता है, उनको हम पूरी तरीके से समझाएं, बताएं। क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो हमारे जिला न्यायालयों में प्रैक्टिस करते हैं, वकालत करते हैं, और जिला न्यायालयों में शुद्ध हिंदी चलती है और हिंदी में ही सारे काम होते हैं। वहाँ अगर इंग्लिश बोलोगे तो आपका काम भी नहीं बनेगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, अगर अपराधी जो होगा ना, जो आपके पास आएगा क्लाइंट, और आप उससे इंग्लिश में करोगे तो वो ये कहेगा अरे वो वकील साहब तो ऐसे टिबर टिबर करते रहते हैं, और किसी दूसरे के पास चला जाएगा। उसकी भाषा भी समझनी है, अपनी भी बतानी है, तो सारी चीज़ें हिंदी में ही चलनी है। तो इसलिए भैया हिंदी भी बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में हर जगह काम नहीं चलता। हाँ, नॉलेज होना एक अलग बात है। ठीक है, देखते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शन, धारा 86, नहीं 86 नहीं 36 है भैया, 36। 35 हम देख चुके हैं, 36 देखते हैं क्या है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य।
मतलब सीधी बात ये है कि धारा 36 जो है वो ये बताती है कि जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के जो कर्तव्य हैं उसके बारे में बात करती है। कैसे? जैसे कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बता दीजिए कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित कर दें और गिरफ्तार व्यक्ति जो है उसकी जानकारी अपने पास रख लें। ऐसा तो नहीं जिसको गिरफ्तार करना तो उसके अलावा किसी और को गिरफ्तार कर ला। कई प्रक्रिया होती हैं गिरफ्तारी की, तो वो सारी प्रक्रियाओं की बातें आपकी सेक्शन 36 धारा 36 में की गई हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? 37। क्या कह रहा है? धारा 30 सेक्शन 37, प्रत्येक जिले और पुलिस थाने में एक नामित पुलिस अधिकारी होगा जो गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी रखेगा और उसे प्रदर्शित करेगा। मतलब बात चल रही है कि प्रत्येक जिले में एक जो है, प्रत्येक जिले और पुलिस थाने में एक नामित पुलिस अधिकारी होगा, एक चयन किया हुआ पुलिस अधिकारी होगा जो गिरफ्तारी से संबंधित जो भी लोग गिरफ्तार होते हैं उनसे संबंधित सारी जानकारी रखेगा और उसे प्रदर्शित करेगा। अब प्रदर्शित करने का माध्यम डिजिटल भी हो सकता है या अन्य तरीके से भी हो सकता है। मतलब वो अपने ऊपर वाले अधिकारी को और आम जनमानस तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रदर्शित करेगा कि कहाँ से किसको गिरफ्तार किया है, उसका नाम क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, तो ये सब जानकारी देगा। ये कौन कहता है? ये कहती है धारा 37 कहती है, जिससे कि आम जनता को भी जानकारी मिल सके। ऐसा नहीं किसी गिरफ्तार कर लिया है और उसको गिरफ्तारी करे हैं, उसकी गिरफ्तारी छुपा रहे हैं, प्रदर्शित ही नहीं कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं। तो 24 घंटे में ऐसी रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें अपने से ऊपर वाले अधिकारियों को भी जानकारी देनी होती है 24 घंटे में कितने लोगों को गिरफ्तार किया है और क्या क्या उनके नाम, पता, एड्रेस, कहाँ से गिरफ्तार किया, क्या कर रहे थे, उनका क्या अपराध है, सारी चीजें डाटा तैयार किया जाता है और उसको डिजिटल माध्यम से। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि पत्रकार बंधु जितने हैं वो सब दिन भर डालते रहते हैं आपके इधर उधर कि यहाँ से ये गिरफ्तार किया, उसको इसके लिए गिरफ्तार किया, इसके लिए गिरफ्तार किया, नाम, पता, एड्रेस सब डालते रहते हैं। तो वो डिजिटल माध्यम भी होता है और फिर आप लोग अखबार में भी पढ़ लेते हैं, तो ये माध्यम दूसरा भी हो जाता है। तो ये सब बातें होती हैं आपकी सेक्शन 37 धारा 37 में होती हैं आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग सेक्शन देखते हैं। धारा नेक्स्ट क्या है आपकी? 38। धारा सेक्शन 38 क्या कह रहा है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। ये चीज बड़ा ध्यान में रखने वाली चीज है। क्यों रखने वाली है? सेक्शन 38 धारा 38 मतलब 38 भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता BNSS की धारा 38 आपको याद रखनी है। ये अधिकार देती है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार रखता है। ये धारा उसको ये अधिकार देती है। मतलब अगर कभी कोई समस्या हो जाए और आपको थाने जाना पड़ जाए और वहां अगर पुलिस वाले आपसे कहें हाँ भाई तेरा क्या काम है यहाँ पर, तो उसको स्पष्ट रूप से बता देना कि सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सही करें, हम फलाने सिंह एडवोकेट हैं, इसको आपने गिरफ्तार किया, हमारा क्लाइंट है और मुझे उससे मिलना है। जब उसको मिलने ना दे या पूछताछ के दौरान मना करे तो उसको बता देना इसी सेक्शन के बारे में कि सेक्शन 38 जो है वो अधिवक्ता को नहीं रोक सकता है और ना ही उस व्यक्ति को रोक सकता है जिससे पूछताछ की जा रही है। वो अपने पसंद अधिवक्ता से बातचीत कर सकता है, मैं उसका अधिवक्ता हूँ। हाँ, पूरे टाइम उसके आप साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन जब उससे पूछताछ चल रही है तो पूछताछ के दौरान भी आप उससे 2-4-5 मिनट के लिए बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ऐसा अधिकार जो है वो उस व्यक्ति को प्रदान है पूरी तरीके से जिसको गिरफ्तार किया गया, जिससे उसके अधिकार का हनन ना हो। तो ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 39 धारा 39, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। जैसे अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है, संदिग्ध हरकत है या संदिग्ध किसी कार्य में संलिप्त है, अब वो अपना नाम भी नहीं बता रहा है, निवास भी नहीं बता रहा है, जानकारी भी नहीं दे रहा है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा पुलिस के पास अधिकार है, ऐसा पुलिस अधिकारी जो है उनके पास अधिकार है कि अगर कोई संदिग्ध है, नाम, अपना पता, एड्रेस वेड्रेस नहीं बता रहा है, तो भैया उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 40 धारा 40, एक निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसे गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया से संबंधित। मतलब सीधी बात समझिए कि एक निजी व्यक्ति समझ रहे हैं आप? पर्सनल, कोई भी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है और उसके बाद की प्रक्रिया जो होती है उससे संबंधित है क्या आपकी धारा 40। कैसे? ऐसे संबंधित है कि मान लो कोई चोर है, चोरी कर रहा है, पर्सनली किसी ने पकड़ लिया, तो भैया आप उसको तब तक गिरफ्त में पकड़ के रख सकते हैं जब तक पुलिस नहीं आ जाती है या आप पुलिस को सुपुर्द नहीं कर सकते। ये हो जाती है निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी।
कोई व्यक्ति है लड़ाई झगड़ा कर रहा है, अपराध जैसी प्रक्रिया कर रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप उसको गिरफ्त में अपने कर सकते हो, उसको पकड़ के रख सकते हैं, गिरफ्तारी उसकी कर सकते हैं। लेकिन कब तक? तब तक कर सकते हैं जब तक आपने पुलिस को सूचना दी और पुलिस को जब तक आप वो सुपुर्द नहीं कर देते, तब तक आप रख सकते हैं। यही इसमें कहा गया। क्या कहा गया? कि एक निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया से संबंधित। बाद की प्रक्रिया यही है कि पुलिस को सुपुर्द करना है, और निजी गिरफ्तारी यही है निजी व्यक्ति द्वारा कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको गिरफ्तार कर सकता है। ऐसी प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, इसमें बताई गई है कि सेक्शन 40 में, धारा 40 में बताई गई है। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ ही गए होंगे स्पष्ट रूप से। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 41, धारा 41 क्या कह रही है? मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। यह धारा उन परिस्थितियों को स्पष्ट करती है जिसमें एक कार्यपालक या नामिक मजिस्ट्रेट किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के आदेश दे सकता है। मतलब सीधी बात समझिए कि धारा जो आपकी है वो है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, और इसमें यही कहा गया है कि मजिस्ट्रेट हुआ या कोई पुलिस अधिकारी है किसी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जहां तुरंत कोई कार्रवाई करनी होती है, तो उसमें तुरंत उसको आदेश देकर गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन 42, धारा 42। यदि किसी सैन्य कर्मी को ड्यूटी के दौरान किसी धरना में शामिल होने का आरोप है, धरना नहीं है, घटना है, धरना नहीं है, किसी घटना में शामिल होने का आरोप है। राइटिंग थोड़ा हमारा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, वैसे तो हम स्पष्ट लिखने की कोशिश करते हैं, स्पष्ट समझा भी देते हैं, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हैं, बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो भाई इतना तो कॉपरेट करना पड़ेगा आप लोगों को कि ये खुद के हिसाब से लिखे जाते हैं, खुद के हिसाब से बनाए जाते हैं, एकदम ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें नहीं हो सकती है। ठीक है, हाँ, इसको हम कन्वर्ट कराएंगे ऑफिशियली एक एक एग्जाम्पल डालकर। वो आपको अब अभी तो नहीं मिल पाएंगे, वो आगे आने वाले विद्यार्थी जो होंगे उन लोगों को उसका फायदा जरूर मिलेगा। तो सीधा क्या कहा गया है कि यदि किसी सैन्य कर्मी को ड्यूटी के दौरान किसी घटना में शामिल होने का आरोप है तो उसे सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति ना हो। यह सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी के संरक्षण प्रदान करती है। कहने का मतलब कोई सेना का अधिकारी, सशस्त्र बल का कर्मचारी कोई है, उसके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है, तो ये नहीं कि वो ड्यूटी पर है, ड्यूटी पर जा रहा है या ड्यूटी के दौरान आप उसको गिरफ्तार कर ले, नहीं कर सकते। पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते, पहले आपको सूचना देनी होगी, और जब तक केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति नहीं होगी तब तक यह आप उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। तो ये सेक्शन जो आपका 42 है, ये जो सशस्त्र बल के सदस्य होते हैं उनको गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है, मतलब एकदम से उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट सेक्शन धारा 43 के बारे में बात करते हैं। गिरफ्तारी कैसे की जाए? भाई ये आपकी गिरफ्तारी कैसे की जाए इससे संबंधित है। गिरफ्तारी प्रक्रिया जो होती है उसी की सारी बातें इसमें आपको मिलेंगी कि गिरफ्तारी कैसे की जाए। गिरफ्तारी करने से किसी आपराधिक बल का प्रयोग ना किया जाए जब तक कोई व्यक्ति आराम से अपनी गिरफ्तारी करा रहा है। ठीक है, गिरफ्तारी करने के बाद उसका नाम पता सब आपके पास नोट होना चाहिए। उसको आप नाम पता को जो आपका जो नामित अधिकारी है उसको पता होना चाहिए। 24 घंटे से ज़्यादा आप अपनी कैद में नहीं रख सकते। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती हैं उन सब को लेकर यहाँ इस सेक्शन 43 गिरफ्तारी कैसे की जाए में बात की गई है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 44, धारा 44। उस स्थान की तलाशी से संबंधित है जहां पर उस व्यक्ति के होने का संदेह है जिसे गिरफ्तार किया जाना है। तो धारा 44 संबंधित इससे है। यह पुलिस को विशेष अधिकार देती है ताकि वह गिरफ्तार कर सके। समझ रहे? ऐसा कोई भी स्थान जहां पर किसी के अपराधी के होने की आशंका है तो वहां पुलिस उस स्थान पर तलाशी कर सकती है। अब वहां ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि सर्च वारंट दिखाओ या सर्च वारंट है या नहीं, हमारे यहाँ नहीं घुस सकते या ये वो। हाँ, कुछ मान मर्यादाएं होती हैं, महिलाएं हैं घर में या कोई और बात है तो उनकी निजता और मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अगर पुलिस को शक है कि ऐसा अपराधी यहाँ पाया जा सकता है तो पुलिस को पूरा अधिकार है सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग कि वो आराम से तलाशी कर सकती है और आराम से गिरफ्तार कर सके, ऐसा अधिकार देती है कौन? सेक्शन 44। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन 45, धारा 45 क्या कहती है? धारा 45 हमारी कहती है कि कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, समझ रहे हैं, बिना वारंट के गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत में किसी भी स्थान पर ऐसे व्यक्ति का पीछा कर सकता है। मतलब सीधी बात समझिए कि कोई पुलिस अधिकारी है, ऐसे व्यक्ति को किसी को गिरफ्तार करने के लिए मतलब रखा गया कि मतलब कोई एक विशेष केस है जिसमें किसी अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है कि उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करना है,
फिर चाहे वो बिना वारंट के फिर वो बिना वारंट के पूरे भारत में कहीं भी किसी भी स्थान पर उसका पीछा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो उक्त व्यक्ति जो है वो उत्तर प्रदेश से राजस्थान में चला गया तो वो व्यक्ति राजस्थान में नहीं रह सकता, वो राजस्थान में जाकर उसकी गिरफ्तारी कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि उसे राजस्थान पुलिस को वहां का वारंट दिखाना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्पेशली उसी उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उसकी जिम्मा सौंपा गया है। तो ये ऐसा अधिकार पुलिस को कौन देता है? ये देता है आपका BNSS की सेक्शन 45 देता है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 46 धारा 40। क्या है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को आवश्यक परेशान ना किया जाए, उतनी ही पाबंदी लगाई जाए जितने में भाग ना जाए। सीधी बात समझिए हमारी। इसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसको अनावश्यक परेशान ना किया जाए। ठीक है, ये नहीं कि उसके हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांध दिए, मुंह भी बांध दिया, उसको टॉयलेट लगी है, टॉयलेट भी नहीं जाने दे रहे, उसको प्यास लगी है, पानी भी नहीं पिला रहे हैं, समझ रहे, उसको कोई समस्या हो रही है, तो उसको एकदम उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार ना करके सिर्फ ऐसा किया जाए जितने में वो भाग ना जाए। तो जितने में वो भाग ना जाए, सिर्फ इस प्रकार की उसके साथ प्रक्रिया की जाए और इसी प्रकार से उसको गिरफ्तारी में अपने रखा जाए, तो अनावश्यक परेशान ना किया जाए। सीधी बात ये है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन 47 क्या कहता है। 47 सेक्शन 47 धारा 47। तो सेक्शन 47 हमारा जो है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना। मतलब जो गिरफ्तार व्यक्त किया गया है उसको गिरफ्तारी के जो आधार होते हैं उसके बारे में, और उसको वो उसने अपराध किया है वो जमानती है या अजमानती है। अगर जमानती है तो उसको हटाना, उसको जानकारी देना कि भैया अपनी जमानत की व्यवस्था कर लो, ऐसी सूचना दिया जाना। ये कौन कहता है? ये सेक्शन 47 कहता है जिसने अपराध किया है ये उसको अपनी जमानत का और उसको जो जो जानकारी चाहिए उसके अधिकार प्राप्त करता है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन 48 धारा 48 देखते हैं। क्या है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार या दोस्तों समझ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, तभी दोस्त हर जगह रहते हैं साथ में, को उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने से संबंधित है। सेक्शन 48 कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसकी सूचना भी देना है। किसे? या तो परिवार को दे सकते हैं या उनके दोस्तों को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दे दें कि फला फला जगह से ऐसे इनको गिरफ्तार किया गया है और फलाने थाने में है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार करके गिरफ्तारी छुपाए हैं, किसी को पता ही नहीं है, घर वाले ढूंढ रहे हैं, घर वाले पता चला किसी दूसरे थाने में जाके गुमशुदगी की FIR नोट करा रहे हैं और भाई साहब किसी दूसरे थाने में बैठे हुए हैं कोई कांड करके। तो इसलिए ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो दोस्तों को या परिवार वालों तक गिरफ्तार करने के बाद सूचना जरूर पहुंचाए। ये कौन कहता है? ये सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग ये अधिकार मिला है। किसे मिला है? गिरफ्तार व्यक्ति को ही एक तरीके से ये अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 49 है धारा 49। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी, उसके पास मौजूद सभी वस्तुओं को कब्जे में लेने का अधिकार। मतलब जो 49 धारा आपकी जो है 49, ये पुलिस अधिकारियों को अधिकार प्राप्त होता है इस धारा के अनुसार कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उससे सामान जो भी हैं उनको वो अपने पास जब्त कर सकता है, जैसे मोबाइल हुए या कोई और वस्तु, कागज पत्तर जो है, कपड़े छोड़कर कपड़ों को नहीं जब्त कर सकता है। ये ऐसा अधिकार नहीं है भैया। भाई लोग इस चक्कर में नप गए, थाने में ले जा कपड़े उतरवा दिए, केवल बेचारा पता चला कि केवल निक्कर पहने बैठा हुआ है। ठीक है, तो कपड़े नहीं ले जा सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिया गया है। आप उससे उसका फोन ले सकते हैं, अगर वो अंगूठी पहने हैं, कड़ा पहने हुए है, गले में कुछ डाले हुए है तो आप उससे ले सकते हैं। लेकिन किससे? पुरुष से, महिला से नहीं लिया जा सकता। महिला से अगर वो उसके किसी साज सज्जा वाला कोई मंगलसूत्र है गले में या कोई पैर में बिछिया है जिससे उसकी भावना को आहत ना पहुंचे, तो ऐसा किसी प्रकार की कोई चीज की जब्ती महिला से नहीं की जा सकती है, और उससे जो जब्ती की जाएगी वो महिला पुलिस द्वारा ही की जाएगी। तो ये प्रावधान भी होते हैं। तो ये सब किसमें दिए गए हैं? ये आपके सेक्शन 49 धारा 49 में दिए गए हैं। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट धारा देखते हैं। क्या है? सेक्शन 50 धारा 50 क्या कह रही है भाई? ये कह रही है कि आक्रामक हथियारों का संदिग्ध व्यक्ति से जब्त करने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध है और उसके पास कोई आक्रामक हथियार है तो पुलिस उसको तुरंत जब्त कर सकती है। ठीक है, फिर वो चाहे धारदार चाकू हो, चाहे कोई पिस्तौल हो, रिवॉल्वर हो, अगर संदिग्ध लग रहा है, लाइसेंस वगैरह नहीं दिखा पा रहा है, भले चाहे उसका खुद का लाइसेंस हो, और अगर एट ए टाइम नहीं दिखा पा रहा है, नहीं बता रहा है, पूरी जानकारी नहीं दे रही है, तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि वो उससे वो आक्रामक हथियार को जब्त कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा अधिकार पुलिस को कौन देता है? सेक्शन 50 धारा 50 देती है।
ठीक है ना। तो इतनी बातें पुलिस वालों को नहीं पता होंगी जितनी आपको हमने भी पढ़ा दी और भी आगे और पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 51। धारा 51 क्या कह रही भैया? धारा 51 कह रही है कि पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच कराने की अनुमति देती है, जिससे कुछ साक्ष्य मिलने का संभावना हो। जैसे कि अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है और उसे लगता है कि फलानी जांच करा के इसका कुछ साक्ष्य मिल सकता है, या उसे जांच करा के ये पता करना है कि इसने कितना ड्रिंक कर रखा है या इसने कौन सा नशा कर रखा है, तो भैया वो पुलिस अधिकारी है वो किसी भी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच कराने की अनुमति, मतलब जांच करा सकता है। ऐसी अनुमति कौन देता है? सेक्शन 51 देता है। मतलब अपराधी ये नहीं कह सकता है कि आप हमारी जांच नहीं करा सकते हैं, पुलिस अधिकारी जांच करा सकता है, क्योंकि उसको धारा 51 ये अधिकार प्राप्त कराती है कि अगर कोई उसको ऐसा लगता है तो वो जांच करा सकता है। ठीक है, सेक्शन 52 धारा 52 क्या कहती है कि बलात्कार जैसा अपराध करने वाले अपराधी का चिकित्सा जांच से संबंधित, जैसे बलात्कार जैसा जो अपराधी होता है, जिसने बलात्कार जैसा अपराध किया हो, उसकी चिकित्सीय जांच से संबंधित है क्या? सेक्शन 52। मतलब पूर्ण अधिकार है पुलिस अधिकारियों की कि उसकी चिकित्सा जांच कराई जा सकती है। सेक्शन 52 ये बात कहता है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे 53। सेक्शन 53 धारा 53 क्या कह रही है? प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सीय अधिकारी द्वारा जांच। मतलब किसी भी व्यक्ति को आपने देखा होगा जब गिरफ्तार किया जाता है फिर उसके बाद कहाँ जाता है? सीधा सरकारी अस्पताल मेडिकल के लिए। तो मेडिकल के लिए इसीलिए जाता है कि जिससे उसके स्वास्थ्य का, उसके शरीर में कोई समस्या है, इन चीजों की जानकारी हो सके। ठीक है, उसके बाद ही उसको आगे भेजा जाता है जमानत के लिए या जेल के लिए, जो भेजने की प्रक्रिया होती है वो उसको भेजा जाता है। तो ये आपकी जो सेक्शन 53 धारा 53 है ये उसी के अकॉर्डिंग होता है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच करवाई जाए। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 54 धारा 54 क्या कहती है? गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करना। मतलब पुलिस के लिए ये बनी हुई है कि भैया जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसकी पहचान और कर लो, कि जिसे गिरफ्तार करना था उसी को गिरफ्तार किया या किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया, या जिसे गिरफ्तार किया इसका नाम क्या है, इसके पिताजी का नाम क्या है, ये निवासी कहाँ का है, इसने अपराध कौन सा किया है, ये उस अपराध में संलिप्त था या नहीं था। तो गिरफ्तार व्यक्ति जो है उसकी पहचान करने से संबंधित कौन सी है? सेक्शन 54 धारा 54। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा की बात करते हैं। हाँ, 55 क्या कह रही है? जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को कहता है तो उसे लिखित आदेश देना होगा। मतलब सीधी बात समझिए कि सेक्शन 55 ये कह रहा है कि जब कोई पुलिस अधिकारी अपने से निचले स्तर के अधिकारी को या निचले स्तर के कर्मचारी को बिना वारंट के अगर किसी को गिरफ्तार करने के लिए कह रहा है तो उसको लिखित में आदेश देना होगा, जिसपे कि जिसको गिरफ्तार करना है उसका नाम और एड्रेस वगैरह उसकी जानकारी लिखी होगी। बिना बिना लिखित वारंट के, मतलब बिना लिखित सूचना के किसी को ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता कि जाइए आप उसको गिरफ्तार करें। तो ये सेक्शन 55 कह रहा है, क्या कह रहा है? जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को कहता है तो उसे लिखित आदेश देना होगा, मतलब उसको एक आदेश लिखित में देना होगा। अब हम देखते हैं हमारी धारा 56 सेक्शन 56 क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति की स्वास्थ्य और सुरक्षा। मतलब 56 जो है वो ये एक अधिकार देता है गिरफ्तार व्यक्ति को कि उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर, कि जिस व्यक्ति को मतलब गिरफ्तार किया गया है उसको सुरक्षित स्थान पर रखा गया या नहीं रखा गया, वो आपकी पुलिस कस्टडी में है तो वो सुरक्षित है या नहीं है। ऐसा नहीं आपने उसको गिरफ्तार किया एक और पता चला वो किसी गैंगस्टर या अपराधी टाइप का बड़ा अपराधी है और आपकी गिरफ्तारी में और कोई दूसरा उसका खेल लगा गया या काम कर गया, उसका खेल हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है। पता चला गिरफ्तार करके उसको लिए जा रहे हैं, 4-5 घंटे हो गए ना उसको पानी पिलाया, अगर वो किसी चीज से मरीज का है ना उसको दवाई खाने दे रहे हैं, या कोई उसको बीमारी है तो उसको उसकी इलाज नहीं हो पा रहा है और आपकी गिरफ्तारी के समय ही उसका कुछ उसके साथ अप्रिय दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसा कुछ ना हो इसलिए सेक्शन 56 कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति की स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूर्ण जिम्मा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, क्या है 57। 57 क्या कह रहा है? 57 कह रहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी के समक्ष पेश करना। मतलब जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको चाहे मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस थाने के जो बार साधक अधिकारी बड़े अधिकारी हैं उनके सामने पेश करना होगा, ऐसा 57 कहती है। ये नहीं कि अपने पास गिरफ्तारी करके उसको डाले हुए पेश ही नहीं कर रहे, कोई सूचना नहीं दे रहे, कोई जानकारी नहीं दे रहे। ठीक है, पूरा अध्याय वो था ही, शुरुआत में ही पढ़ा था आपने गिरफ्तारी से संबंधित, तो वही गिरफ्त से ही लेकर सारी बातें चल रही हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 58 धारा 58 क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक ना रखना।
अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उसको 24 घंटे से ज़्यादा थाने में नहीं रखा जा सकता। 24 घंटे बाद उसको पेश करना होगा न्यायालय में, मजिस्ट्रेट के पास केस उसको करना होगा। ऐसा कौन कहता है? सेक्शन 58। भाई आप 24 घंटे से ज़्यादा थाने में नहीं रख सकते, पहली चीज़। दूसरा, कुछ गिरफ्तारी के और भी नियम हैं, जैसे महिलाओं के लिए कि उन्हें सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोई विषम परिस्थिति है तो भैया मजिस्ट्रेट का सीधा सीधा आदेश होना चाहिए, और उसमें फिर क्या है कि महिला पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, और अगर वो महिला चाहेगी तो उसके परिवार का एक सदस्य उसके साथ रहेगा, अगर रात में ऐसा कुछ होता है सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के बाद। तो ये चीज़ें भी आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। सेक्शन 59 क्या है? 59 धारा 59 कहती है कि पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। मतलब पुलिस जो है, पुलिस द्वारा जितनी भी गिरफ्तारी हुई हैं उनकी रिपोर्ट प्रेषित करना, उनकी रिपोर्ट देनी होती है, रिपोर्ट बनाकर कि हाँ इतनी गिरफ्तारी हुई है, अपने ऊपर वाले अधिकारी को बताना। तो ये धारा आपकी 59 इसी से संबंधित है कि पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करने से संबंधित है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा देखते हैं, क्या है भैया? 59 तक हमारा हो गया है, आगे देखते हैं सेक्शन 60 धारा 60। धारा 60 क्या कहती है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की रिहाई पुलिस या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं छोड़ा जाएगा। सीधी बात समझिए, सेक्शन 60 जो है आपका वो संबंधित है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसकी रिहाई से संबंधित है, उसको पुलिस या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि भैया ले आए, गिरफ्तार रखा उसको और ऐसे छोड़ दिया, तो ये प्रक्रिया कानूनी नहीं है, ये अवैधानिक प्रक्रिया हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया के तहत किसी को नहीं छोड़ा जा सकता है। जब तक मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं होगा या किसी पुलिस अधिकारी का आदेश नहीं होगा तब तक उसको नहीं छोड़ा जा सकता। ये आपकी कहती है सेक्शन 60 धारा 60। सेक्शन 61 धारा 61 क्या कहती है कि कानून हिरासत से निकल भागने या छुड़ाए गए व्यक्ति को फिर से पकड़ने या पीछा करने से संबंधित है। मतलब कानून हिरासत से या तो कोई व्यक्ति भाग गया हो या उसको छुड़ा लिया गया हो, तो भैया उसका तुरंत पीछा भी किया जा सकता है और उसको पकड़ा भी जा सकता है, और उसको पकड़ने के लिए पूरे भारत में कहीं भी जाके उसको पकड़ा जा सकता है। ऐसा अधिकार धारा 61 सेक्शन 61 पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को देता है। ठीक है, जरा एक बार फिर से बता दें कि भैया जो PDF वाले हैं तो वो PDF 20 लिखकर और आपका नंबर बताई दिया 84 30 40 और 63 88 पर भेज दें, तो वहाँ PDF से जुड़ी सूचना मिल जाएगी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है आपका 62 क्या कह रहा है? सेक्शन 62 धारा 62 लास्ट सेक्शन क्या है? गिरफ्तारी की प्रक्रिया हमेशा संहिता के अनुसार ही की जाएगी। मतलब जो आपकी संहिता कह रही है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है आपकी कह रही है गिरफ्तारी की प्रक्रियाओं के बारे में डिटेल में जो सब उसने बता रही है, तो उसके अनुसार ही होगी। ठीक है, डिटेल में पढ़ने के लिए आप तो थोड़ा बेयर एक्ट उठा लें, बेयर एक्ट को पलट लें, उसमें मिल जाएगा। वैसे AIBE जैसे एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है, पर्याप्त है। इससे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा डीप में अगर क्वेश्चन बनता है तो आपके पास बेयर एक्ट रखे होंगे, एग्जाम हॉल में आप ले जा सकते हैं, तो उनमें आप लोग देख लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर क्या होता है, एग्जाम खराब हो जाता है। बता दिया कि सेक्शन 62 धारा 62 क्या कह रही है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया हमेशा संहिता के अनुसार ही की जाएगी। मतलब कि कानूनी प्रक्रिया जो संहिता में चल रही है उसी के अनुसार होगी। ठीक है, तो अब कल आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। पुरानी जो भी क्लास है आपने ना ली हो, चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।